चलो, तो देखो, आज हमें स्टार्ट करना है हमारा चैप्टर कौन सा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अब सबसे पहले जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो पहली डेफिनेशन हमारी आती है, व्हाट इज हेल्थ। तो एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज हेल्थ। मैम जो मेंटली फिजिकल और सोशली एंड जो हेल्दी होता है उसे हम बोलते हैं हेल्थ। एग्जैक्टली, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। अगर इन सब रिस्पेक्ट्स में कोई इंडिविजुअल हेल्दी है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, तब हम उस इंडिविजुअल को हेल्दी कंसीडर करेंगे। तो इसके ऊपर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले यही स्टेटमेंट लिखो, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, समझ में आई डेफिनेशन। अर्ली का मतलब क्या हुआ? नॉट मैरिली मतलब इसका मतलब ये है कि हम हेल्थ को सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि एब्सेंस ऑफ डिसीज है। मैरिली का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही रिस्पेक्ट में बात करना। ओके मैम। अब सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं कि हम लोगों को हेल्दी रहना है, तो हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी में, हमारे पास, जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है, हमारी इम्यूनिटी होती है। तो सबसे पहले हम इम्यूनिटी को ही समझेंगे कि एग्जैक्टली इम्यूनिटी होती कैसे है, वर्क कैसे करती है, कितने कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले लिखो इम्यूनिटी। तो जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है, और एक वो इम्यूनिटी जो हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं। दो टाइप की इम्यूनिटी हुई ना। तो जो हमें बाय बर्थ मिलती है उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, एंड जो आफ्टर बर्थ हम एक्वायर करते हैं दिस इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट कौन सी वाली हुई? जो फीडिंग के समय मिलती है बाय बर्थ, एंड एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। आफ्टर हुआ। अब इन दोनों इम्यूनिटी में से कौन सी इम्यूनिटी स्पेसिफिक होगी? मैम जो बाय Specific बर्थ होती है। मैम बाय बर्थ है। नहीं, बाय बर्थ नहीं, एक्वायर्ड वाली स्पेसिफिक होती है। मैम कैसे? स्पेसिफिक से, और ये होती है नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से मतलब समझ पा रहे हो, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब ये है एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए ही आपकी बॉडी फाइट करेगी। लेकिन जो हमें बाय बर्थ इम्यूनिटी मिलती है वो किसी एक पर्टिकुलर की, सपोज अगर आपको आफ्टर बर्थ मलेरिया हुआ और आपकी बॉडी में कोई इम्यूनिटी है जो आपकी बाय बर्थ है, तो उसे मलेरिया से नहीं फाइट करेगी। कितनी भी टाइप की डिसीज हो आपकी बॉडी, हर एक टाइप की डिसीज से फाइट करने में हेल्प करती है कौन सी इम्यूनिटी? जो बाय बर्थ होती है। लेकिन आफ्टर बर्थ हम जो इम्यूनिटी एक्वायर करते हो डिसीज के अकॉर्डिंग करता है। अगर मेरे को पोलियो है तो पोलियो की इम्यूनिटी, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है उसकी इम्यूनिटी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिसीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी हम एक्वायर करते चले जाते हैं। लेकिन जो हमें बाय बर्थ मिलती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, वो हर टाइप की डिसीज में हेल्प करती है हमें, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। और एक्वायर्ड जो हम बाद में एक्वायर करते हैं वो स्पेसिफिक। मैम एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे इम्यूनाइजेशन होता है उससे मिलती है। इम्यूनाइजेशन में तो आती है एक्वायर्ड वाली, ठीक है। यस मैम। चलो, अब आती है कि बाय बर्थ इम्यूनिटी किस किस टाइप की हो सकती है। तो बाय बर्थ इम्यूनिटी हमें दो टाइप से प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस,
अब इसको कैसे समझोगे, इसको ऐसे समझो कि सपोज करो आप लोगों के घर पे, आप लोगों के घर के बाहर कोई टेररिस्ट आ गया, तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को उस टेररिस्ट से बचाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करोगे? मैम घर के अंदर रहेंगे, किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, सबसे पहला आपका जो घर का मेन डोर होगा आप उसको लॉक कर दोगे, यस मैम। सारी विंडोज वगैरह लॉक करोगे। फिर आप सब अपने फैमिली मेंबर्स को बोलोगे कि एक ही रूम में इकट्ठे हो जाए सबके सब, उस रूम को भी लॉक करोगे। पहले घर लॉक करोगे, सपोज टेररिस्ट ने घर का लॉक तोड़ा तो आप एक रूम के अंदर आओगे, आपने रूम का लॉक किया, फिर उसको सेकंड लॉक तोड़ना पड़ेगा। फिर आप रूम के अंदर भी आप किसी अलमीरा या किसी चीज के पीछे छिप जाओगे, वो एक और डिफेंस हो गया। तो अलग Yes, अलग लाइंस बन गई ना डिफेंस की। यस मैम। तो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका घर का मेन डोर, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आपका second. रूम का लॉक। ठीक है, ऐसी हमारी बॉडी के अंदर लाइंस ऑफ डिफेंस होती है। कि सपोज करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है हमारी, वो होती है हमारा एक्सटर्नल फीचर्स पे डिपेंड करती है। इसको लिख लो, दिस इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब ऐसे याद रखना कि हमारे घर का मेन लोग, और इंटरनल रूम के अंदर वाला लोग। अब एक्सटर्नल में क्या है? एक्सटर्नल में ये है कि सपोज बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है, पैथोजन समझ तो, डिसीज कोजिंग एजेंट, Yes मैम। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट आपको बचाएगा कि वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर ना हो? पैथोजन इज लाइक अ टेररिस्ट, आपकी बॉडी आपका घर है, तो सबसे पहले आपकी स्किन होगी ना, Yes आपकी स्किन आपको बचाएगी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी के लिए क्या है? हमारा स्किन है ना। तो इसको बोलते हैं स्किन एक कैसा बैरियर है? स्किन एक फिजिकल बैरियर है। yes मैम। तो सबसे पहला आता है हमारे पास फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर आता है आपका स्किन एंड साथ ही साथ म्यूकस। म्यूकस कैसे प्रोटेक्ट करता है? मैम हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है मैम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में होता है, सिर्फ स्टमक में होता है? डाइजेस्टिव होता है। स्टमक में तो HCl भी होता मैम स्टमक में होता है म्यूकस, HCl से प्रोटेक्ट करता है। यस मैम, HCl से प्रोटेक्ट करता है। मतलब एक HCl जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, म्यूकस वहां पे बेसिक इन नेचर होता है, न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है। तो Yes. सबसे पहले हमारा जो फिजिकल बैरियर है स्किन, ये यहाँ पे म्यूकस, स्टमक वाला म्यूकस नहीं है, ये म्यूकस है ईयर और नोज वाला म्यूकस। Yes मैम। कोई भी पैथोजन जाएगा तो उस म्यूकस के साथ वो ट्रैप हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर नहीं आने देगा। अभी हम एक्सटर्नल डिफेंस पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल डिफेंस में सबसे पहले फिजिकल बैरियर, तो सबसे पहले हमारी स्किन में होगा, बाई चांस बिकॉज स्किन है, नोज और ईयर्स के पास तो नहीं है, माउथ में भी हमारे स्किन नहीं है। हम खाना खाते, खाने के साथ जा सकती है पैथोजन, ईयर Yes. के थ्रू जा सकती है, नोज के थ्रू जा सकती है। ईयर और नोज में म्यूकस ने प्रोटेक्ट किया, बाकी सारी बॉडी की कवरिंग को स्किन ने प्रोटेक्ट किया। हो गया फिजिकल बैरियर। अब सपोज हमारे माउथ के साथ चला जाए पैथोजन अंदर, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे वर्क करेगा? तब वहां पे लगाएंगे हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। है। सलाइवा कंजप्शन। एग्जैक्टली। अगर माउथ के थ्रू जाएगा तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगा कौन? स्लाइवा। और बाय चांस माउथ के थ्रू होते हुए आपके स्टमक तक चला गया, स्टमक में कौन प्रोटेक्ट करेगा? सीएल प्रोटेक्ट करेगा। आपकी आइस के थ्रू अगर एंटर हो रहा होगा पैथोजन, तो आइस में कौन प्रोटेक्ट करेगा? टीयर्स। आगे समझे? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। Yes मैम। बॉडी के थ्रू आएगा, स्किन प्रोटेक्ट करेगा, ईयर नोज के थ्रू आएगा, म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा, माउथ के थ्रू एंटर होने की कोशिश करेगा, स्लाइवा, HCl, आइस के थ्रू टीयर्स। टीयर्स के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। मैम लाइसोजाइम। ये प्रोटेक्ट कराता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्लियर। अब सपोज करते हैं कि टेररिस्ट ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, तो अब आपका मतलब रूम का लॉक काम करेगा। Yes मैम। यस मैम। अब वो रूम का लॉक आपको प्रोटेक्ट करेगा, मतलब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आपको प्रोटेक्ट करेगी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं हमारे पास 4 फैक्टर्स। कौन कौन से? पहला आता है सेलुलर बैरियर्स, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है इंफ्लेमेशन,
फीवर, साइटोकाइन बैरियर। ये सब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में वर्क करेंगे। बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होगा तो हमारी सेल के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कुछ सेल्स होती है जो उस पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। इन्फ्लामेशन, कोई पैथोजन आएगा वहीं पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, आपको फीवर आने लग जाएगा। कुछ साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं, क्या क्या होंगे वो आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन होते हैं, फिजिकल बैरियर्स कौन होते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कितने टाइप का होता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे। कर लोगे यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन बैरियर पे आ जाता है। फिर आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करती है। सपोज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा वर्क नहीं किया, हमारे घर का मेन लॉक तोड़ के टेररिस्ट अंदर आ गया, सेकेंड हमारा रूम का लॉक भी उसने तोड़ दिया, फिर आपने क्या किया था, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपने क्या किया था, अपने आप को कहीं पे छिपा के रखा था। अलमारी में बंद करा। क्या बोल रहे हो? मैम अलमारी में बंद करा था। हाँ, आपने आपको अलमारी में बंद करा था। अब रूम के अंदर आ गया टेररिस्ट, अब वो आपको ढूंढेगा, तो अब ढूंढेगा तो अब आपको अलमारी प्रोटेक्ट करेगी ना, मतलब अब वर्क करेगा कौन सा डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये होगा हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में वर्क करते हैं आपके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। यस। B4, B is equals to लिख लो बोन मैरो एंड T is equals to लिख लो थाइमस। लिखो इसको जल्दी से। मैम ये बी है या बीटा? बी है ये, बी, बेटा नहीं बी। Then मैम हो गया सबका? किसी को कोई डाउट है स्लाइड में? मैम साक्षी कुछ बोल रहे हो क्या? मैम ये टी के बाद आपने क्या लिखा है? थाइमस। टी लिम्फोसाइट, टी का मतलब है थाइमस। ओके मैम हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का, सेल्यूलर बैरियर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर होते हैं आपकी बॉडी में दो टाइप के, मतलब दो टाइप के ऐसे समझ लो, सेल्स वर्क करती है यहाँ पे। एक होती है फेगोसाइटिक सेल्स, एक नॉन फेगोसाइटिक सेल्स। सेकेंड वन इज नॉन फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक मतलब फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स, Yes, ma'am. एंगल्फ करना, फेगोसाइटोसिस Yes. ये टर्म, मैम फेगोसाइटिस करना। मतलब एंगल्फ करना, यस। किसी चीज को खा जाना है ना। तो ये इनका काम क्या होगा, ये कोई भी बाहर से जो पैथोजन आ रहा है उसको एंगल्फ कर लेंगे, और नॉन फेगोसाइटिक सेल्स उसको एंगल्फ नहीं करेंगे। अब फेगोसाइटिक सेल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं, ये आपकी बॉडी में दो जगह पे पाई जाएगी। आपके ब्लड के अंदर, अब सपोज पैथोजन आपके ब्लड के अंदर एंटर हुआ, तो ब्लड के अंदर कौन सी फेगोसाइटिक सेल्स है वो याद रखना है। सपोज आपके टिश्यूज के अंदर एंटर हुआ, तो टिश्यूज के अंदर कौन सी फेगोसाइटिक सेल्स है ये याद रखना है। ब्लड के अंदर होती है दो टाइप की फेगोसाइटिक सेल्स, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में 11th क्लास में, मोनोसाइट्स Yes, ma'am. एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को ही हम TMNL बोलते थे ना,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. PMNL, Only morpho related created lymphocyte. ये टिश्यू के अंदर कौन सी होती है? टिश्यू के अंदर होती है आपकी कफर सेल्स। कफर सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? लीवर में। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पढ़ी होगी एक सेल्स आपने, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट या Yes, ma'am. फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट। मैम मैच्योर्ड होती है ना ये? ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ पे होती है? बोन्स में। कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज में। 3 टाइप की सेल्स होती हैं बोन्स के अंदर, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स। ब्लास्ट और साइट्स का काम होता है बोन्स को बनाना, क्लास्ट का काम होता है डिसॉर्प्शन कराना। तो यही ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम भी होता है, कोई भी पैथोजन एंटर हुआ है टिश्यू के अंदर उसको एंगल्फ कर जाना। फिर नॉन फेगोसाइटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? इनका जनरली जो वर्क होता है कैंसर सेल को किल करने में हेल्प करती है। किल कैंसर सेल्स या फिर आपकी वायरस अफेक्टेड सेल्स पे वर्क करती है। वायरस अफेक्टेड सेल्स एंड नॉन फेगोसाइटिक सेल्स आर आल्सो नोन एज नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स, शॉर्ट में इनको एनके सेल्स भी बोल देते हैं। कैंसरस सेल्स को और जिस सेल्स को के अंदर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उसको किल करने का ये काम करेंगे। एनी डाउट? No, ma'am. आगे चले, लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक मिनट रुक जाओ। हो गया मैम। अब नेक्स्ट हमारा क्या था सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में? Inflammation. इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखते हैं इन्फ्लामेशन कैसे होगा। अब इन्फ्लामेशन को चलो डायग्राम से समझ। ये हमारी स्किन, ये स्किन के अंदर एपिडर्मल सेल्स, आप सपोज करो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर कोई कट लगा, मतलब हैंड पे कोई कट लग गया, ये हमारा है कट। अब जैसे ही कोई कट लगता है तो उस कट से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ना कि पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है वहां से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे आपका क्या हुआ, सबसे पहले कट लगा एंड इस कट के थ्रू क्या हुआ, पैथोजन एंटर हो गया। पैथोजन एंटर। अभी पैथोजन सबसे पहले क्या करेगा यहाँ पे? मैम ब्लड को अफेक्ट करेगा। ब्लड को अफेक्ट करेगा। मैम ब्लड के साथ ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा फिर इधर। वही मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहली चीज है कि हमारे पास पैथोजन एंटर हो चुका है बॉडी के अंदर। जैसे ही पैथोजन एंटर होता है हमारी बॉडी के जो टिश्यूज है, मतलब जहां पे पैथोजन एंटर हुआ वहां के टिश्यूज अपने अंदर से 2 चीजें रिलीज करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले लिख लो इसको, मास्ट सेल्स लिख लो। सबसे पहले रिलीज करेंगे मास्ट सेल्स, रिलीज करेंगे एंड ये एक्टिवेट करेंगे पेन रिसेप्टर सेल्स को। पेन रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। पेन रिसेप्टर सेल्स क्या रिलीज करेगा?
ग्लैंडिन्स, और फिर यही प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, इनहिबिट या फिर स्टिमुलेट करेगा पेन, पेन एट इंजर्ड टिश्यू। इतनी चीजें समझ में आई? यस मैम। अब ये मास्ट सेल्स क्या करता है, ये मास्ट सेल्स अपने अंदर से रिलीज करते हैं हिस्टामाइन। इन्होंने रिलीज किया हिस्टामाइन। हिस्टामाइन कैसे वर्क करता है? इट वर्क एज अ वेसोडाइलेटर की तरह वर्क करता है। वेसोडाइलेटर की तरह वर्क करता है, इसका मतलब ये किसको डायलेट करेगा? ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। यस मैम। इसने ब्लड वेसल्स को डायलेट किया। अब आप बोलोगे मैम ब्लड वेसल्स को डायलेट कराने की जरूरत क्यों पड़ी? पैथोजन एंटर हुआ है, हमें तो पैथोजन को किल करना है। अब पैथोजन को ही किल करना है। यहाँ पे है मेरा, इसके आसपास भी बना लो, दिस इज योर ब्लड वेसल। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल को हमने डायलेट कराया। हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है। जैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी, ये WBCs अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए, अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए ब्लड वेसल से बाहर आ जाएंगे। ब्लड वेसल से कहाँ पे आएंगे? जहां पे पैथोजन एंटर हुआ। और WBCs का नेचर क्या होता है? डिफेंस की तरह। स्कैवेंजर्स, एक डिफेंस की तरह काम करता है, पैथोजन को किल करने का काम करता है। WBC अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट ना कुछ ऐसे टाइप से इसका बना देता है। दिस अमीबॉइड मूवमेंट इज आल्सो नोन एज डायापेडेसिस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, में स्क्वीज होके बाहर निकल सकते हैं। डायापेडेसिस। और हमने उसमें पढ़ा है, कौन सा चैप्टर में? आई गेस सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है, WBC एक ऐसी सेल होती है जिसकी इरेगुलर शेप होती है, यस इसकी मैम। प्रॉपर शेप नहीं होती, पढ़ा है ना? तो ये अमीबॉइड मूवमेंट कर सकता है, बिकॉज इसको बहुत छोटी सी भी जगह मिलती है, वहीं से निकल के बाहर आ जाता है। तो ये ब्लड वेसल से निकल के बाहर आया, पैथोजन को किल करेगा। इसका फंक्शन होगा टू किल पैथोजन। ये इसने यहाँ पे, वैसोडाइलेटर के बाद दोबारा बता दो। देखो बताती हूँ। सबसे भी पहले क्या हुआ, हमारे हैंड में कट लगा, पैथोजन एंटर हुआ। जैसे पैथोजन एंटर हुआ, टिश्यूज ने अपने अंदर से मास्ट सेल्स रिलीज किया और पेन रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट करा दिया, जिसने अपने अंदर से प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट किया ताकि जो इंजर्ड टिश्यू है उसके अंदर पेन रहे। अच्छा, ये पेन रिसेप्टर्स क्यों एक्टिवेट होता है? क्यों प्रोस्टाग्लैंडिन की जरूरत पड़ती है हमें? ताकि इंजर्ड पार्ट को हम कम से कम मूव कराएं। हीलिंग पावर सबसे ज्यादा एक्टिवेट तभी होगी, मतलब हीलिंग पावर फास्ट सबसे ज्यादा तभी होगी जब हम इंजर्ड पार्ट को कम से कम मूव कराएं। सपोज हम उसको मूव करा रहे हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट उसका प्रॉपरली चला रखा है हमने, तो क्या जो टिश्यूज वहां पे डैमेज हुए वापस से रिपेयर हो पाएंगे? जल्दी से नहीं हो पाएंगे ना। तो इसीलिए पेन एक्यूमुलेट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी इंजरी के टाइम पे। पेन का ये तो मतलब नहीं होता कि भाई आपको परेशान करना है, पेन का मतलब है ताकि आप उस पार्ट को कम से कम मूव कराओ, हीलिंग पावर वहां की जल्दी हो पाए। ठीक है, फिर मास्टर्स ने हिस्टामाइन रिलीज किया, वेसोडाइलेटर्स की तरह वो वर्क करता है, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। अब हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट करती है, डायलेट करने की वजह से यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और जैसे ही ब्लड फ्लो स्लो होता है, आपकी ब्लड वेसल्स से निकल के WBCs बाहर आ जाती है। ब्लड वेसल से निकल के WBC बाहर आई और उसने पैथोजन को किल करा दिया। और जैसे ही वो बाहर निकल के आती है, उस टाइम पे कुछ कुछ फ्लूइड्स बाहर की साइड निकल के आ जाता है, मतलब WBCs के साथ थोड़ा थोड़ा फ्लूइड भी आ जाता है, जिसको आप लिम्फ या लिम्फोइड टिश्यूज वगैरह आप लोगों ने पढ़े होंगे इसमें, है ना? तो व्हाइट व्हाइट फ्लूइड निकल, आपने देखा किसी को कहीं पे चोट लग जाती है तो वहां से व्हाइट व्हाइट फ्लूइड भी आता है कभी कभी, यस मैम। ब्लड भी निकलता है व्हाइट। तो वो व्हाइट फ्लूइड किसकी वजह से आता है? वो इसी की वजह से आता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हुई, WBCs पैथोजन को किल करने का काम कर रहा है और वहां पे व्हाइट फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ। वही व्हाइट फ्लूइड आपके जो इंजर्ड पार्ट होता है उसके अंदर रेडनेस लेके आता है, वही इन्फ्लामेशन भी कोज करता है, उसी की वजह से इंजर्ड टिश्यू के अंदर स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन कैसे आया समझ में?
Yes. लिख लो इसको जल्दी से। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ यही आता है कि आपका WBC का अमीबॉइडल मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं। Okay, ma'am. थर्ड क्या था हमारा? Fever. फीवर। चलो अब देखते हैं कि हम लोगों को फीवर आखिरकार क्यों होता है। अगेन पैथोजन एंटर होगा। अब पैथोजन कैसे भी एंटर हो सकता है। व्हेन पैथोजन एंटर, सपोज इंजर्ड टिश्यू वाला ही केस ले लो। इंजर्ड टिश्यू के थ्रू आपका पैथोजन एंटर हुआ तो वहां पे WBCs तो आ ही जाएंगे। WBC पैथोजन को किल करने का काम करेंगे। किसी किसी केस में अगर WBC उस पैथोजन को किल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है, जैसे ही पैथोजन एंटर होता है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक टॉक्सिन रिलीज करता है। ये उस टॉक्सिन को बोलता है पायरोजन। पायरोजन क्या है? पायरोजन इज अ टॉक्सिन रिलीज्ड बाय पैथोजन। इसी की वजह से, इस टॉक्सिन की वजह से ही हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर हुआ है। तभी हमारा डिफेंस सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अगर पैथोजन पायरोजन या फिर कोई भी टॉक्सिन ये रिलीज ना करे तो हमारी बॉडी को नहीं पता चलेगा कि कोई पैथोजन एंटर हुआ है। तो अब जैसे ही आपका ये पायरोजन रिलीज हुआ एंड हमारे ब्लड से निकल के WBC टिश्यू वाले पार्ट में आ गए। जैसे ये दोनों चीजें हुई बॉडी के अंदर, इन दोनों ने एक सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस को। ये स्टिमुलेट कर देंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस कैसे वर्क करता है? थर्मोरेगुलेटर। Yes. थर्मोरेगुलेटर का मतलब बॉडी टेम्परेचर को बॉडी कंट्रोल टेम्परेचर करना। तो बॉडी के अंदर पायरोजन आया और टिश्यूज के अंदर WBCs आया, सिग्नल गया हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को जैसे ही पता चल जाता है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? आपकी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अब आप बोलोगे मैम ये बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने की क्या रिक्वायरमेंट है? मैम ताकि उस पैथोजन किल करा जा सके। ताकि जो पैथोजन एंटर हुआ है उस पैथोजन की एक्टिविटी को हम डिक्रीज कर पाए। पैथोजन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर पाए, उसकी ग्रोथ को डिक्रीज कर पाए। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर क्यों कराया? टू डिक्रीज ग्रोथ ऑफ पैथोजन। क्योंकि एंटर तो वो हो चुका है, उसके अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम वर्क करने लग रहा है, लेकिन वो और ज्यादा ग्रो ना कर जाए उसके लिए भी तो हमें डिफेंस सिस्टम बना के रखना पड़ेगा। वो होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो अगर हमें कभी भी फीवर आता है तो इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई पैथोजन एंटर हुआ है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। जैसे आप लोगों ने केस सुना होगा उसका, जब कोविड की वैक्सीन लगी थी, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगने के बाद फीवर आ रहा था, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा था। और एक चीज और आप लोगों ने स्टेटमेंट लोगों से सुनी होगी कि जिसको फीवर आ रहा है वो लोगों, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जिसको फीवर नहीं आ रहा है उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। सुनी थी? कितने लोगों ने सुनी थी ये चीज? डॉक्टर्स ने भी बोला था, लोग भी आपस में बातें बनाते थे। फीवर आ रहा है तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के बाद समझ आया कि वो फीवर आना क्यों अच्छा था उस टाइम पे। Yes, ma'am. ताकि वो पैथोजन ग्रोथ को रोके। नहीं, कॉन्सेप्ट बच्चों तो मैम जो वायरस गया है ना वो उसकी को डिक्रीज कर देगा, उसकी ग्रोथ को, वायरस की ग्रोथ को नहीं आ पाएगा। वैक्सीन, वो वैक्सीन में क्या लगाते थे हमारी बॉडी में? मैम इनएक्टिव पैथोजन, कोविड का ही वायरस डालते थे। हाँ इनएक्टिव पैथोजन डाल देते। अब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, होगा या नहीं होगा एक्टिवेट? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यस मैम। अब जिसको फीवर नहीं आ रहा था इट मीन्स उसका इम्यून सिस्टम वीक था कि भाई उसकी बॉडी के अंदर हमने इनएक्टिव पैथोजन डाला, उसकी बॉडी ने रिएक्ट ही नहीं किया। मैम मुझे नहीं आया था फीवर दोनों वैक्सीन में। मैम बट ये लोग नहीं अच्छा,
मैम ये भी कह रहे थे वैक्सीन लग रही है तो मतलब डेथ भी हो रही है लोगों की। डेथ भी हो रही है, वो तो डिफरेंट केसेस थे कि अगर किसी को पहले से कोई और डिसीज है। मैम जैसे वैक्सीन उसके लगवाने के बाद हम हाथ भी उठ नहीं रहा था, एक तो हम इस तरफ लग जा रहा था। यस मैम, ये तो था, हाथ नहीं उठ रहा था। पेन होता है हाथ में बहुत दिन तक। मैम जैसे छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगती है तो उनको भी फीवर आता है, तो उसमें भी यही रीजन है। छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है, उनको फीवर आता है, उसका भी सेम केस है। तो मैम मतलब जिनको फीवर नहीं आया उनका इम्यून सिस्टम बेकार है। हाँ, मतलब अरे कहीं ना कहीं उनका इम्यून सिस्टम जिसको फीवर है उसकी कंपैरिजन में ठीक है। मैम क्या पता आया होगा, पता भी ना चल रहा हो मैम, हल्का सा आता था, हम ज्यादा तो नहीं आया था। चलो, तो फीवर वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लो कि हाई बॉडी टेम्परेचर आखिरकार क्या करता है। इसको ऐसे लिखो, देखो सिंपली आपको बताती हूँ। जो बैक्टीरियाज होता है ना, बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद सबसे ज्यादा उनको क्या खाने के लिए चाहिए होता है, हमारा आयरन वो खाता है सबसे ज्यादा। अब और वो आयरन सबसे ज्यादा वो कब खाता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, बैक्टीरियाज की आयरन की डिमांड भी बढ़ जाती है। देखो इसको लिखो कॉन्सेप्ट, हाई बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तो जो हमारा ब्लड का आयरन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ब्लड आयरन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और बैक्टीरिया के केस में मैंने क्या बताया, बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आयरन खाने के लिए चाहिए हाई बॉडी टेम्परेचर में। और मेरा बॉडी टेम्परेचर हाई है, बैक्टीरिया को ज्यादा आयरन चाहिए होगा, और मेरे ब्लड के अंदर आयरन नहीं है हाई बॉडी टेम्परेचर के टाइम पे, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रिड्यूस होगी या नहीं होगी? मैम होगी ना। तो ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ, हमने सिंपली लिख दिया कि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पैथोजन की ग्रोथ डिक्रीज होती है। इसके पीछे का लॉजिक ही आयरन वाला है। मैं दोबारा समझाता हूँ, आपने जो बोला था। देखो मैम ये सर्टेन बैक्टीरिया, रीजन में भी आ सकता नहीं ये वाला क्वेश्चन, अगर मतलब कि इसमें आपने ये स्टेटमेंट दे दी और इसका ब्लड वाला जो दे दिए मतलब आयरन वाला ये रीजन। ही सकता है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। बच्चे पूछते नहीं है इसका रीजन मैम कैसे ग्रोथ होती है, बट फिर मैं बता देती हूँ। तो हाई बॉडी टेम्परेचर में ब्लड का आयरन लेवल कम हो जाता है, और बैक्टीरिया को जैसे बॉडी टेम्परेचर हाई होता है उनको ज्यादा आयरन चाहिए होता है, नीडेड मोर आयरन एज द टेम्परेचर राइजेस। और मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो ब्लड का आयरन लेवल कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बैक्टीरिया कहाँ से आयरन खाएगा, उसको आयरन नहीं मिल पाएगा ना। देयरफॉर बैक्टीरियल ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। आयुष, क्लास का क्या टाइम था? मैम मुझे पता नहीं था। कल क्लास में आए थे ना? हाँ वो लास्ट में वो लीक कर दिया था जल्दी। मैम सुबह से ना फोन भी ऑफ था, मैं क्या वो सेल्फ स्टडी कर रहा था, पुराना रिवीजन कर रहा था सारा। लिखो इसको जल्दी से। मैम वैक्सीन के केस डिक्रीज हो रहा है, ये मैम बैक्टीरिया ही तो डिक्रीज कर रहा है, तो मैम फिर वो रिड्यूस कैसे होगा? बैक्टीरिया नहीं डिक्रीज कर रहा, बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ, और हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया को आयरन की नीड ज्यादा होती है, और हमारे ब्लड का टेम्परेचर लो हो गया, मतलब लो हो गया, आयरन की कमी हो जाएगी तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा अंदर, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैम क्या ना ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नहीं होगी, जैसे आयरन हमारा कम हो रहा था, हीमोग्लोबिन भी तो कम हो जाएगा, उससे कनेक्टेड है। आयरन का लेवल कम हो रहा है ना, हम तो ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए हमें वीक वीक फील होता है, कुछ खाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में एंजाइम्स भी अफेक्ट होता है बॉडी के, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है।
मैम तभी हमें प्यास भी ज्यादा लगती है मैम फीवर में, पानी की वजह प्यास भी ज्यादा लगती है और कुछ खाने का मन नहीं होता, वीकनेस आती है। वीकनेस क्यों आती है? इसी की वजह से थोड़ा सा भी काम करते हैं जल्दी थकान हो जाती है, से। यस मैम। वो सब इसी वजह से। मैम पर वैक्सीन के केस में अगर ग्रोथ डिक्रीज होगी तो बेनिफिट कैसे करेगा? दोबारा बोलो। मैम वैक्सीन के केस में अगर ग्रोथ डिक्रीज होगी तो बेनिफिट कैसे करेगा वो? बैक्टीरिया की तो ग्रोथ हमें रिड्यूस करानी है ना, पैथोजन जो एंटर हुआ हमारे मैम बॉडी के अंदर क्या उसकी ग्रोथ कम करानी है। क्या बोला आपने मैम बाद में? ऐसे जरूरी थोड़ी है कि जो हर बार पैथोजन आए वो बैक्टीरिया ही है। कुछ भी हो सकता है वो बैक्टीरिया। अगर वो बैक्टीरिया तो ये वाला मैकेनिज्म चलेगा, वायरस है तो दूसरा मैकेनिज्म आएगा, इंटरफेरोन वाला। बैक्टीरिया वायरस के अलावा तो और कुछ आएगा ही नहीं। है कोई बैक्टीरिया वायरस के अलावा कुछ? नो मैम। जिसकी बॉडी में पहले से आयरन कम होता है उसको और ज्यादा वीकनेस आने लग जाती है। ये मैम होता है कुछ बस। लोग डेड भी कर जाते होंगे जिनकी बॉडी में आयरन की कमी होती है। हाँ, जिन उनका बहुत ज्यादा हो जाता है, सपोज होता है ना, कुछ कुछ लोगों को फीवर आया, फीवर से डेथ हो गई उनकी, यस। क्योंकि उनका आयरन लेवल ऑलरेडी कम होता है और हाई फीवर में और ज्यादा कम हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया खाते रहते हैं आयरन, ये सब होता है। मैम हाँ जी। नहीं नहीं मैम, समझ में आ गया। नहीं नहीं, बोलो बोलो, क्वेश्चन नहीं आता। नहीं मैम, समझ में आ आगे ना। चलो। अच्छा चलो, वायरस वाला केस समझाते हैं फिर। 3 मैकेनिज्म हो गए, 4th वाला क्या था हमारा? साइटोकाइन बैरियर। तो Yes, काइंड साइटोकाइन बैच। साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर मतलब ये सेल टू सेल एक बैरियर टाइप से बन जाता है। साइटोकाइन बैरियर, सपोज करते हैं मेरे पास एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर एक वायरस आया और वायरस ने इसको इन्फेक्ट करना शुरू किया। वायरस इन्फेक्ट कैसे करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर एंटर कराता है, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी मशीनरी को यूज करता है और अपने आप को रेप्लिकेट कराता है। यही तो करता है ना? यस मैम। मतलब यहाँ पे वायरल प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। दिस इज आर वायरस इन्फेक्टेड सेल। yes, ma'am. ये हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही सपोज हमारी बॉडी में सबसे पहले वायरस एंटर हुआ, किसी एक सेल के अंदर वायरस एंटर हुआ, वो सेल अपने अंदर से रिलीज करेगी इंटरफेरॉन्स। रिलीज किया इसने इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन को शॉर्ट में हम INF भी बोल देते हैं, इन शॉर्ट INF। अब ये जो INF है ये क्या काम करेगा? ये बाकी मतलब इसकी नेबरिंग जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स के पास जाएगा। सपोज ये हमारी नेबरिंग सेल है, इस सेल के पास जाएगा और इस सेल को सिग्नल देगा। ये इंटरफेरोन आया, इस सेल को सिग्नल देगा कि भाई एक सेल के पास वायरस आ चुका है, आप अपने पास एंटी वायरल प्रोटीन सिक्रीट कर लो। एंटी वायरल प्रोटीन सिंथेसिस कर। अब एंटीवायरल प्रोटीन क्यों सिंथेसिस करने के लिए बोल रहा है? ताकि जब आपकी सेल के अंदर भी वायरस एंटर हो तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई ना कर पाए, वो अपनी मशीनरी ना रन कर पाए। और वायरस अगर अपनी मशीनरी नहीं रन कर पाएगा किसी भी सेल के अंदर तो फिर तो इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी खुद की कोई मशीनरी होती नहीं है। यस मैम। यहाँ पे दिस इज नॉन एज साइटोकाइन बैरियर। अब अगर हम बात करें इन INF की, तो ये जो INF होता है ये 3 टाइप से हो सकता है।
अल्फा INF, बीटा INF और डेल्टा, ये तीन मैम टाइप के गामा होना INF। चाहिए ना। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा होता है, अल्फा बीटा डेल्टा गामा चेक करना पड़ेगा, गामा है गेस। इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, बीटा गामा पे नहीं आता क्वेश्चन अल्फा वाले पे आता है। जो अल्फा इंटरफेरॉन्स होता है ना, ये हमारी कैंसरस सेल्स रिलीज करती है, या फिर HIV इन्फेक्शन में ये क्वेश्चन आता है कि सपोज एक सेल है वो कैंसरस बनना शुरू हो गई, एक सेल कैंसरस बनना शुरू हो गई, तो वो सेल अपने अंदर से अल्फा इंटरफेरॉन्स रिलीज करेगी और बोलेगी आसपास की सेल्स को कि भाई मैं कैंसरस बनने लग रही हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। ऐसे ही HIV इन्फेक्शन में होगा कि एक रेट्रोवायरस आया, रेट्रोवायरस अफेक्ट करना शुरू किया, आसपास वाली सेल्स को बोलेगा कि भाई आप लोग सतर्क हो जाओ, HIV का इन्फेक्शन आ चुका है। मैम HIV का फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस। डेफिशिएंसी वायरस, एक करके बोलो, नहीं सुनाई दिया। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो ओके। एड्स भी तो HIV में आता है। हाँ एज, और हाँ एक ये लिख लो जी, INF होता है। ये INF क्या होता है? ये एक स्मॉल प्रोटीन होता है, इट इज अ स्मॉल प्रोटीन, और अराउंड इसके अंदर होते हैं 27,000 अमाइनो एसिड्स। वैसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट फिर भी लिख लो, 27,000 अमाइनो एसिड्स का ये बना होता है। ये वायरस को किल करने का काम कभी नहीं करता, सिर्फ वायरस से सेल्स को बचाने का काम करता है। क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस तो इंटरफेरेंस कभी क्या, किल नहीं होता। वायरस तो किल ही नहीं होता कभी भी, तो ये वायरस से सिर्फ आसपास वाली नेबरिंग सेल्स को बचाने का काम करता है, और ये वायरस स्पेसिफिक भी नहीं होता, नॉट वायरस स्पेसिफिक, मतलब किसी भी टाइप का वायरस आ जाए हर केस में इंटरफेरॉन्स रिलीज होगा। अब अगर ये वायरस स्पेसिफिक नहीं है तो एक और लाइन ऐड कर लो, बट इंटरफेरॉन्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक। स्पीसीज स्पेसिफिक, इंटरफेरॉन्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कैंसर वाली सेल हुई तो अल्फा इंटरफेरॉन्स रिलीज कर रहा है, कोई दूसरी टाइप का हुआ तो बीटा, कोई दूसरी टाइप का हुआ गामा। इंटरफेरॉन्स स्पेसिफिक है, रिलीज हर केस में इंटरफेरॉन्स ही होंगे। इंटरफेरॉन्स का कौन सा टाइप हो रहा है वो डिपेंड करेगा। ओके मैम। लिखो इसको जल्दी। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस डन हमारा। यस मैम। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर हमने पढ़ा। फिजिकल बैरियर में हमारा स्किन था और म्यूकस था, फिजियोलॉजिकल बैरियर में टीयर्स, स्लाइवा और HCl। फिर आता हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने 4 डिफेंस पढ़े, कौन कौन से थे दीपक? सबसे पहला फीवर का साइटोलॉजिकल बैरियर, पैगोसाइटिक, नॉन पैगोसाइटिक, इन्फ्लेमेशन, फीवर, साइटोकाइन बैरियर, ये 4 हो गए। अब कौन सा आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस? यस। एक्वायर। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है हमारा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगा ना, तब पहले हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ना है। यस मैम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है? जो हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, और ये स्पेसिफिक होती है नॉन स्पेसिफिक होती है? नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होती है मैम। स्पेसिफिक होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है भाई, भूलो मत। पैथोजन स्पेसिफिक होती है एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ जाएगा, कैसे मेमोरी बेस्ड होती है ये। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 4 फीचर्स होता है, इसमें ना आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। पहला फीचर होता है इसकी स्पेसिफिसिटी, ये स्पेसिफिक है।
स्पेसिफिसिटी। सेकेंड फीचर होता है डाइवर्सिटी। थर्ड इज मेमोरी। फोर्थ इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन ये हो। स्पेसिफिसिटी तो हम समझते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए एक अलग टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होगी, स्पेसिफिक है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि जितनी ज्यादा डाइवर्स अमाउंट ऑफ डिसीज है, हर किसी के लिए अलग अलग इम्यूनिटी हो सकती है। मेमोरी बेस्ड है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है इसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ में। सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब ये होता है, इसको आप उसमें पढ़ोगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है ना, कभी कभी हमारी बॉडी हमारी ही सेल्स को पैथोजन समझ के उनको किल करना शुरू कर देती है। हमारी बॉडी हमारी ही सेल को पैथोजन समझ के उनको किल करना शुरू कर देती है। वो कब होता है? जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिस्क्रिमिनेशन वाली पावर लॉस हो जाती है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि कौन सी सेल हमारी, मतलब बाहर से कोई पैथोजन एंटर हुआ तो हमारी बॉडी उसको पहले आइडेंटिफाई करेगी ना कि बाहर से, हमारी बॉडी का नहीं है, नॉन सेल्फ है। कोई बाहर से हमने टिश्यू ग्राफ्टिंग कराया, हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा बाहर से आया है? क्योंकि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की पावर है। ये पता लगा सकता है कौन अपना है कौन पराया है। इसको बोलते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश कराना। अगर सेल्फ सेल होगी तो उसके अगेंस्ट कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, नहीं है। नॉन सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट हमेशा रिस्पॉन्ड करेगा। छाया बताओ, कोई डाउट है? मैम मेरा ये मेरे से एक चीज पूछनी थी। जब कैंसर होता है तो उसमें ट्रीटमेंट चलता है, तो कैंसर तो हमारी बॉडी की सेल्स ही होती है, और जो ट्रीटमेंट चलता है वो बाहर की सेल्स आती हैं। तो मैम कैंसर में बाहर की सेल्स कहाँ आती है? मैम नहीं, मतलब कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है, उस ट्रीटमेंट का नाम याद नहीं आ रहा मैम, उसमें सेल्स। कीमोथेरेपी। हाँ। कीमोथेरेपी में केमिकल्स के थ्रू जो कैंसर सेल्स होती है उनको किल किया जाता है, उसमें बाहर से सेल्स नहीं डालते। ओके मैम। कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गई, रेडिएशन के थ्रू कैंसर सेल्स को किल किया जाता है, केमिकल्स के थ्रू कर सकते हो। अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं उसमें। सेल्फ और नॉन सेल्फ समझ में आया? बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये डिस्क्रिमिनेशन वाली कौन सी प्रॉपर्टी है। आगे मैम समझ। आगे ना, मैम मेमोरी वाला बता दो। हाँ वो मेमोरी वाला भी पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ ना, उसमें समझ आएगा। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे रिस्पॉन्स दिखाता है, तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक लेना, टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा मेरे को ये बताओ, आप लोगों में से किस किस को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है? मैम मुझे हुआ था, लेकिन मम्मी ने बोला चिकन नहीं हुआ, चिकन पॉक्स हुआ होगा ना? यस मैम। एक ही बार क्यों होता है वो लाइफ में, दो दो बार क्यों नहीं? मैम क्योंकि उस मेमोरी बन जाती है हमारे अंदर उसकी, तो दोबारा होता है तो मैम बॉडी उससे फाइट कर मेमोरी, लेती ये है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी याद रखती है, ये वो वाली मेमोरी है। देखो अब कैसे होता है, सपोज करो ये आपकी बॉडी है, ठीक है। चिकन पॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि सबसे पहले चिकन पॉक्स का पैथोजन आया। पैथोजन को एंटीजन भी बोल देते हैं ना, या फिर इसी को इम्यूनोजन भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोजन। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ये आया आपकी बॉडी के अंदर, एंटर हो गया। अब जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, इसको हम बोलेंगे कि ये इस पैथोजन का फर्स्ट एनकाउंटर है। फर्स्ट एनकाउंटर का मतलब कि ये चिकन पॉक्स का पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर पहली बार आया। जैसे ये आपकी बॉडी के अंदर पहली बार आएगा तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है बी लिम्फोसाइट।
अब जब मैं आप लोगों को ये एंटीबॉडी, ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझाऊंगी डिटेल में, वहां पे आपको पता चलेगा इन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में एक साइट होती है जहां से पैथोजन या एंटीजन आके बाइंड कर जाता है। एंटीबॉडी से एंटीजन बाइंड कर जाता है, ये इससे बाइंड किया, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ, यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स रिलीज हुई। कौन सी? ये हुई हमारे पास मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स रिलीज हुई। प्लाज्मा सेल्स ने क्या किया? प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज बनवाया, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी बनाया? एंटीबॉडी भी टोटल 5 टाइप की होती है, इन्होंने बनाया IgM। M मतलब होता है, M फॉर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। M का मतलब क्या होता है? मेटा। बोलो भाई, सोच रहा था M का मतलब क्या होता है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा और M भी होता है। तो इसने IgM टाइप की एंटीबॉडी बनाई। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगी? ये एंटीबॉडी इस पैथोजन को किल करने का काम करेगी। IgM प्रोड्यूस हुआ कब? ऑन फर्स्ट एनकाउंटर। ये तो काम हो गया प्लाज्मा सेल्स का। मेमोरी सेल्स का काम क्या होगा? मेमोरी सेल्स अपने अंदर से प्रोड्यूस करेगा IgG। मेमोरी सेल्स IgG प्रोड्यूस कर लेगा और ये याद रखेगा कि भाई इस नाम का पैथोजन बॉडी के अंदर आया था और इस पैथोजन ने हमको चिकन पॉक्स कराया था, नेक्स्ट टाइम अगर आएगा मैं उसको चिकन पॉक्स नहीं करने दूंगी। यहां तक कहानी समझ में आई? यस चलो मैम 1 मिनट रुक जाओ। मैम ये IgG तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं ना? कौन सी? IgG। हाँ, IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाती है और यही मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस करती है। मैम जो ये मेमोरी सेल्स है मैम, इसकी जगह अगर एंटीबॉडी बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर मैम, वो भी तो दोबारा नहीं होने देती इन्फेक्शन। अगर सेल्स की जगह एंटीबॉडी बन जाती यस मैम। तो वो तो सिर्फ उसी टाइम पे इन्फेक्शन को बचाती ना। सपोज पहली टाइम कोई पैथोजन आया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आ गई, उसने उसको किल कर दिया, फिर दोबारा से पैथोजन आएगा, फिर से हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। यस मैम। सेकेंड टाइम वाला भी तो ध्यान रखना होता है ना। अब सपोज करो सेम पैथोजन दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, इसी पैथोजन का हुआ सेकेंड एनकाउंटर। अब ये इन्फेक्शन कोज नहीं कर पाएगा। क्यों इन्फेक्शन कोज नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस है हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी, और उन मेमोरी सेल्स ने तब IgG बनवाया था। इस बार क्या होगा? ये IgG बहुत हाई इंटेंसिटी में प्रोड्यूस होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये IgG प्रोड्यूस होगा, और ये जैसे ही पैथोजन आएगा उसको सेम टाइम पे किल कर देगा, उसको इन्फेक्शन करने तक का मौका नहीं देगा। इसलिए हमें चिकन पॉक्स का वायरस, चिकन पॉक्स सेकेंड टाइम नहीं होता कभी भी। ऐसे थोड़ी ना कि एक बार वायरस आ गया दूसरी बार हमारी कभी बॉडी में एंटर ही नहीं होगा। एंटर होता होगा, बहुत बार होता होगा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई है, मेमोरी सेल्स है जो उसको किल कर देती है, इन्फेक्शन करने ही नहीं देती, हाई इंटेंसिटी में प्रोड्यूस करने लग जाता है। और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम आपका एनामनेस्टिक इफेक्ट। जब ये बहुत हाई इंटेंसिटी में प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज ऑन द सेकेंड एनकाउंटर, दिस इज नोन एज एनामनेस्टिक इफेक्ट। और ये एनामनेस्टिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तब शो होता है जब एक पैथोजन का सेकेंड एनकाउंटर बॉडी के अंदर हो रहा होता है। फर्स्ट एनकाउंटर में जो इम्यून सिस्टम वर्क किया, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स या फिर फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी लिख लो, फर्स्ट एनकाउंटर।
This is primary immune response. And secondary encounter में secondary immune response. response. अब अगर आपसे कोई प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में डिफरेंस पूछ ले तो पहला डिफरेंस ये रहेगा कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है विच इज नोन एज एनामनेस्टिक इफेक्ट. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम प्रोड्यूस होती है जो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी प्रोड्यूस होती है जो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करती है. मैम जो हमारे मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स दोनों बी लिम्फोसाइट से आते हैं ना? बी लिम्फोसाइट से आती है. ओके मैम. मतलब बी लिम्फोसाइट इनको सिंथेसाइज करवाता है. मैम जो प्राइमरी में करती है वो प्लाज्मा सेल्स करेगी और सेकेंडरी में मेमोरी सेल्स. सेकेंडरी में मेमोरी सेल्स का वर्क होगा. ओके मैम. और ये भी पूछ लेता है प्राइमरी में कौन सी एंटीबॉडी बनती है सेकेंडरी में, तो प्राइमरी में आईजीएम, सेकेंडरी में आईजीजी ज्यादा अमाउंट में. और अगर डॉक्टर को आप चेक भी करना होता है ना कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है तो डॉक्टर यही कर लेता है. मतलब पहली बार आपको इन्फेक्शन हुआ है सेकेंडरी, ये भी होता है ना बहुत बार डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स करता है, ब्लड टेस्ट करता है, उनको देख के बता देता है कि आपको ये पहली बार हुआ है दूसरी बार हुआ है. वो किस बेसिस पे, इन्हीं एंटीबॉडीज के बेसिस पे बता देते हो. या फिर मैम वो पूछता है मैम कि आपको कुछ हो रखा है या नहीं. लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ना रिपोर्ट्स के बेसिस पे भी बता. इवन आप लोग भी अगर किसी का ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स होगी तो उसमें आप अगर एंटीबॉडीज मेंशन हो, वैसे होती है मेंशन, उसमें आप चेक करके बता सकते हो. अगर आईजीएम की अमाउंट ज्यादा है तो इट मीन्स उसको पहली बार वो इन्फेक्शन हुआ है. सपोज किसी को पहली बार टाइफाइड हुआ है तो उसकी ब्लड के अंदर आईजीएम ज्यादा मिलेंगी. उसको सेकेंड या थर्ड टाइम हुआ है तो उसकी बॉडी में आईजीजी ज्यादा मिलेगी. ओके मैम. लिखो उसको जल्दी से. लिख लिया. किया मैम. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एंटीजेंस क्या होता है. एंटीजेंस मतलब इम्यूनोजेंस या फिर पैथोजन. यस मैम. एंटीजन को कैसे दिखाते हैं हम, एजी से शो करता है और एंटीबॉडी को आईजी से. आईजी से ना, एंटीजन को एजी से. अब जो एंटीजन होता है, सपोज ये मेरे पास एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं आपकी एपिटॉप साइट. एपिटॉप साइट से एंटीबॉडी बाइंड करता है. इससे आपका एंटीबॉडी, तो इसमें साइड में आप बना लो एपिटॉप. ये सपोज मेरे पास एंटीबॉडी है. एंटीबॉडी के पास होती है पैराटॉप साइट. एपिटॉप और पैराटॉप ये दोनों बाइंड करता है. इसी को बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. एपिटॉप साइट किसके पास है, एंटीजन के पास है, और इससे बाइंड कौन करेगा, एंटीबॉडी. बाइंड विद एंटीबॉडी. ये आपको यहाँ पे याद रखना. एन इंटरेक्शन ऑफ एपिटॉप एंड पैराटॉप इज नोन एज एंटीजेनिसिटी. interaction of epitope and paratope. अगर हम एंटीजन के मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है अराउंड आपका 10,000 ये एंटीजन का जनरली मॉलिक्यूलर वेट होता है. मैम ग्रेटर देन 10,000 है. ग्रेटर देन 10,000.
ओके। मैम ये दोनों एंटीजन्स ही है जिनके ऊपर आप जिनकी साइट्स हैं। एंटीजन के ऊपर एपिटोप साइट है, एंटीबॉडी के ऊपर पैराटोप साइट है। और जैसे होता है ना उसका एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। एक सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम मतलब स्पेसिफिक होता है। सेम एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक होता है ये, कि अगर सपोज एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन है, उसी के अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी, उसी के जैसे कि उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में वो हमारा टीआरएनए था, कोडॉन और एंटीकोडॉन वाला, है ना। Yes, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई हमारे पास टीआरएनए एंटीकोडॉन नहीं थे। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे भी एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल लॉक एंड की थ्योरी वाले हाइपोथेसिस के जैसे। जैसे लॉक एंड की थ्योरी में होता है, ऐसे यहाँ पे होता है। एंटीबॉडी पैराटॉप साइड से बाइंड करेगा ना? एंटीबॉडी पैराटॉप साइट से बाइंड करेगा एंटीजन के साथ। ओके मैम। जागृति, जागृति कल नहीं आए थे क्लास में? मैम आए थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए किसी रीजन की वजह से। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो चलो आज इसको इतना ही रखते हैं।